नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो मॉडल पेपर हैं आपके मास्टरमाइंड जो है उसमें दिए गए हैं। तो उसमें 3 मॉडल पेपर हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनमें से हम आपको एक एक करके हल करा रहे हैं, जिसका कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इसमें जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको आसानी से सीख सकें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स का आप मॉडल पेपर फर्स्ट है, ये प्रैक्टिस के लिए है। ये आपका मास्टरमाइंड में मिल जाएगा। तो उसमें जो 3 पेपर दिए गए मॉडल पेपर, उनको हम हल करा रहे हैं। देखिएगा कैसे। इस पेपर में कुल 7 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है। देखिए, बहुविकल्पी जो है उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके प्रत्येक के 4-4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक आपको सही चूज करना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर पहले का घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई क्या होती है। 4 विकल्प है आपके सामने। तो देखिए आप, घनी क्रिस्टल, जब हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्यूबिक में आपको मालूम है जो कोर की लंबाई होती है A = B = C होती है, और उनके जो एंगल होते हैं अल्फा = बीटा = गामा और RR 90 अंश के होते हैं। तो इसमें देखिएगा आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चौथा वाला दिया लेकिन 120 अंश दिया, इसलिए गलत है। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का खा पार्ट, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। ठीक है, इनमें ऐसे जो जोड़े हैं जिनमें परासरण दाब बराबर है। तो आपको मालूम है परासरण दाब जो होता है P = N/V/S/T। ठीक है, तो यहां पर समान ताप पर है तो T कांस्टेंट हो गया। ठीक है, S ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब आपका N/V आयतन भी कांस्टेंट ही है। तो यहां पर अणुओं की संख्या, आपको मालूम है परासरण दाब जो होता है वो अणुओं की संख्या पर या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये एक जो है आपको मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो किसमें अणुओं की संख्या देखिएगा बराबर होगी, अणुओं या आयनों की संख्या, वही वाला सही हो जाएगा। इसमें कंसंट्रेशन सभी में बराबर है, 0.1 m का है। NaCl, इसमें आपको मालूम है NaCl जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 2 आयन बनेंगे। इसमें देखेंगे जब ये टूटेगा Na2SO4 तो ये आपका 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो इसमें टोटल कितने आयन हो गए, 2 + 1 यानी 3। इधर आपके 2 आयन हैं और इधर 3 हैं, तो पहला वाला विकल्प सही नहीं है। दूसरा 0.1 m यूरिया आपको मालूम है ये विघटित नहीं होगा, इसमें एक ही कण रहेगा, जबकि उसमें आपके 2 NaCl 2। अब यहां पर ये भी यही चीज है, यूरिया और NaCl2, इसमें 3 हो जाएंगे। चौथा विकल्प जो है CaNO3 का ट्वाइस रिवर्स बनेगा Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। तो इसमें एक ये और 2 ये, यानी टोटल 3 कण हो गए। ठीक है, जबकि नेक्स्ट जो है इसी का दूसरा Na2SO4 ये जब टूटेगा तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, तो 2 और 1 इसका, यानी टोटल 3। तो इन दोनों में ही कणों की संख्या बराबर है, इसलिए इसका विलयन जो है ये समपराशरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गा पार्ट। तो इसमें देखेंगे आप 4 धातुएं ABCD हैं, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए हैं +1.5 -2.0 +0.34 और -0.76 वोल्ट। तो इनके घटती सक्रियता का क्रम पूछा गया है। तो आपको मालूम है जो मानक अपचयन विभव का मान होता है, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही धातु अधिक सक्रिय होगी। ठीक है, इसीएस में भी हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः बढ़ते जाते हैं और उनकी सक्रियता घटती जाती है। तो इसमें जो जब सबसे कम होगा वो सबसे अधिक सक्रिय होगा, जिसके लिए जो E0 का मान सबसे कम होगा वो अधिक सक्रिय होगा। अब आप देखिए सबसे कम किसमें है, चलो एक बार लिखे दे रहे, ये धातु हो गए
और ये E0 का मान। तो यहाँ पर A, B, C और D E0 के मान है प्लस 1.4 वोल्ट, माइनस 2.0 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट और माइनस 0.76 वोल्ट। अब सबसे कम कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। तो घटता क्रम पूछा गया, V जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय है। उसके बाद में कौन सा है? ये D वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इनमें से कौन कम है? ये कम है, तो C, और सबसे ज़्यादा A का है, तो ये इसका सबसे कम सक्रिय रहेगा। तो ये वाला विकल्प देखो कहाँ पे आता है, आप देखेंगे दूसरा विकल्प BDCA। ठीक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा घा है ना, पहले क्वेश्चन में चौथा जो पार्ट है घा, निम्न में से कौन सी अपक्रिया शून्य कोट की है? अब देखो शून्य कोट की अपक्रिया, यहां पर अभिकारक अणु जो हैं एक ये दो हैं, तो ये भाग ले रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन परिवर्तन पर अपक्रिया की गति निर्भर करती है, अतः इसकी कोटि 2 हो जाएगी। इसमें भी अपक्रिया की कोटि एस्टर का जल अपघटन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट FeCl3 और SnCl2 की क्रिया है। इसमें दो अणु जो है FeCl3 के हैं, तो इसलिए ये 2 और 1 3 तृतीय कोट की अपक्रिया कहलाएगी। और चौथी है H2 + Cl2 to HCl। ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के सहयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये क्रिया हमेशा 0 ऑर्डर की होती है, यानी इसमें से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? तो आपको मालूम है एमाइड से जब भी एमीन बनाते हैं, एमाइड से जब एमीन बनाना होता है तो इसके लिए हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया यूज की जाती है। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसके लिए हमेशा ही कौन सा यूज होता है? आपको मालूम है Br2 और KOH। ठीक है, तो आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है पहले का चा। इसमें पूछा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स है CO E का ट्वाइस Cl2 और Cl, तो इसमें CO की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी गई, समन्वय संख्या क्या है? तो देखो कैसे निकालते हैं, CO E का ट्वाइस और Cl2 और Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी संकुल में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिगेंड अगर सभी मोनोडेंटेट है तो वो संख्या उसके बराबर हो जाएगी, लेकिन बाइडेंटेट होते हैं तो उसी अनुसार हम उसे जो है बाइडेंटेट को 2 में गिन लिया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिएगा इससे 2 तो एथिलीन डाइमीन जुड़े हैं, CH2NH2 CH2NH2, ये एथिलीन डाइमीन है EN, तो ये बाइडेंटल लिगेंड हो गया। तो ये 2 इसका, और चूंकि 2 है तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो गया, और Cl के 2, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो आपका विकल्प हो जाएगा चौथा वाला सही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 विकल्प वाले क्वेश्चन थे, आपने एक एक करके आपने सीख लिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है आपका दूसरे का। एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? तो इसे आप कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहला इसमें ही आपको निकल आएगा कि पोटेशियम परमाणु है और इसी का ठोस बना हुआ है, यानी दूसरा कोई एटम नहीं है। तो ये लिखा है घनी जालक के केंद्र में स्थित है। आपको मालूम है जब केंद्र में स्थित होता है तो वो कौन सा हो जाता है? BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो देखिए BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? BCC यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या आपको मालूम है 8 कोने होते हैं, जिनमें 1/8 हिस्सा उसका होता है, प्लस 1 बीच में रहता है, तो टोटल 2 परमाणु होते हैं। तो BCC में कितने हो गए? यूनिट सेल में 2 परमाणु होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या
क्या होगी। अब हम इसका मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें इसके देखिएगा के की मात्रा कितनी है आपको मालूम है 4 ग्राम। पोटेशियम की मात्रा कितनी है 4 ग्राम। और पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है इसमें दिया भी है 39। ठीक है, तो पोटेशियम के मोलों की संख्या आपको मालूम है मात्रा बटे परमाणु भार। जब अणु होता है तो अणु भार होता है, तो 4/39 मोल आ गया। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है चूंकि 1 मोल कोई भी पदार्थ हो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है निश्चित होती है 6.02 × 10⁻23। तो यहां पर परमाणु है, तो 1 मोल ठोस जो पोटेशियम का ठोस है में के परमाणुओं की संख्या बराबर 6.02 × 10⁻23। इसलिए अब इतने मोल में कितनी होगी तो 4/39 बराबर 6.02 × 10⁻23 गुणा 4/39। ठीक है, इसे हम हल कर लेंगे। इसका इसमें किया 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 39 गुणा 10⁻23 बराबर 6.17 गुणा 10⁻22 परमाणु। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको मालूम है अभी हमने देखा था 1 यूनिट सेल में BCC की 1 यूनिट सेल में परमाणु कितने होते हैं 2। तो अब देखेंगे चूंकि 2 परमाणु उपस्थित हैं बराबर 1 यूनिट सेल में, इसलिए इतने परमाणु 6.17 × 10⁻22 तो 1/2 गुणे 6.17 गुणे 10⁻22 इक्वल टू, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो 3.085 गुणे 10⁻22 ये यूनिट सेल आ जाएंगे, यूनिट सेल्स आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे का जो पूछा गया था आपसे कि अनुमानित संख्या क्या होगी वो हो जाएगी आपकी 3.085 × 10⁻22। अब अगला सवाल देखिएगा, खा इसी का है वो देखो कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन है दूसरे खा 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक के मान यहाँ पर दिए गए हैं जल के लिए। तो अब देखिए 6 ग्राम यूरिया, आपको मालूम है जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो विलयन बन गया ये कितना हो गया 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला तो विलयन जो बना उससे ये आपको क्वथनांक में वृद्धि देखने को मिली। तो कितनी वृद्धि मिली, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू सॉल्यूशन का और शुद्ध विलायक का हम घटा देंगे तो 100.28 माइनस 100 इक्वल टू 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको डेल्टा टी वी यानी क्वथनांक में उन्नयन का वैल्यू आ गया। अब देखिएगा हमें मालूम क्या क्या है, आपसे पूछा गया है टी एफ का मान, फ्रीजिंग पॉइंट, मालूम क्या क्या आपको जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक
उन्नयन जब भी आएगा तो बी आएगा, और मोलल में कभी कभी कुछ बुकों में यहाँ पर डैश लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लिखे दे रहे हैं पूरा, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स। और देखो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक इसे हम लिखेंगे K-CF, इसकी वैल्यू भी दी गई है, कितनी है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स। ठीक है, अब जो सूत्र होता है इनका आपस में इंटरचेंज का वो देख लीजिएगा। एक होता है डेल्टा टीवी अपान डेल्टा टीएफ इक्वल टू K-V अपान K-एफ। ठीक है, जहां पर K-B और K-F क्या है, ये जल के क्रमशः मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब देखिए इससे जो है हमें डेल्टा टीएफ का मान निकालना है, तो हम डेल्टा टीएफ इक्वल टू ये वाला नीचे हो जाएगा तो K-F ऊपर हो जाएगा अपान K-V गुणा डेल्टा टी और बी। ठीक है, इनके वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू आपको मालूम है K-F की है 1.86 अपान 0.52 और गुणे 0.28, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 4 7 28 4 13 12 7 42 126 4 130 अपन 13 अपन 0.001 इतना आ गया 1.001 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जब आपको मालूम है शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो विलयन का कितना हो जाएगा, विलयन का हिमांक बराबर 0 माइनस, और ये वैल्यू जो इसका है ये हम घटा देंगे डेल्टा टीएफ का मान, तो ये कितना आया 1.001, तो इक्वल टू माइनस 1.001 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर। ये जो 6 ग्राम यूरिया और 200 ग्राम जल इनका कोई वैल्यू का यूज नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर उतनांग में उन्नयन दे दिया गया है और ये दोनों वैल्यू दे दी गई हैं इसमें ही। अगर ये ना दी जाती तो हम इसको हल करते और केबी की वैल्यू ज्ञात करते। हाँ, एक चीज़ और हम बता दें, कभी कभी कुछ बुकों में ये K-F या K-B है डायरेक्ट दिया होता है, किसी में डैश दिया होता है, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का खा भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरे का गा, निम्न सेल के EMF की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सेल जो है, सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, यहाँ पर CD डैश CD डबल पॉजिटिव और बनियम कंसंट्रेशन है इसका, इसके बारे में लेवल क्षेत्र का चिन्ह रहता है, जो 2 सीधी रेखाएं ऊर्ध्वाधर रहती हैं। उसके बाद में AG पॉजिटिव और कंसंट्रेशन का बनियम, और ये एक रेखा यहाँ पर सीधी खींची है AG, इसको भी हम डैश कर सकते थे जैसे ही इस इधर किया था। तो ये जो CD डबल पॉजिटिव और ये बनियम AG पॉजिटिव बनियम, और ये जो है AG। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी सेलों में
जो ऑक्सीकरण क्रिया है, ये जो है देख रहे हैं ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये हमेशा एनोड पर होता है। तो यानी जो लेफ्ट हैंड का साइड होता है तो ये एनोड होता है और राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये कैथोड हो गया, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, यहाँ पर ये अपचयन हो रहा है, रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सेल में जब हम EMF निकालते हैं तो आपको मालूम है सूत्र होता है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस E0 एनोड। इसे हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर जो है हमेशा ही जो अपचयन अवस्था ही लिखी जाती है। नेक्स्ट इसमें जो है हम राइट वाला लिखेंगे तो E0, इसकी अपचयन अवस्था लिखेंगे तो Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। ठीक है, इसकी वैल्यू दी रहती है जो भी है अभी, माइनस लेफ्ट में कौन सा CD है तो CD डबल पॉजिटिव ऑब्लिक CD। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम लिख देंगे। तो Ag क्या है माइनस 0.80 माइनस CD का है 0.40। ठीक है, इसे हल कर लेंगे तो माइनस 0.80 0.40 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.40 वोल्ट। तो सेल का EMF इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सेल वाले जो EMF कैलकुलेशन वाले होते हैं सवाल इस प्रकार से हल किए जाते हैं। अब देखिए दूसरे का घा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का घा, ये है स्कंदन कोएगुलेशन क्या है और स्कंदन संबंधित हार्डी सुलझे का नियम क्या है। ठीक है, तो इसे हम जो है आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डेली जो है 3-3 क्वेश्चन करके आपके जो है 2 दिन में यानी 2 वीडियो 3 वीडियो में आपका पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।